आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पृथ्वी के इंटरनल भाग के बारे में, अर्थात आंतरिक संरचना पृथ्वी की किस तरीके की है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए दो तरीके के पहलू होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। क्या लिखेंगे? आंतरिक संरचना। याद रखिएगा हम लोग किसकी संरचना पढ़ रहे हैं? पृथ्वी की, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है दो तरीके की बताई गई हैं। पहले को केमिकल बेस्ड और दूसरे को मैकेनिकल बेस्ड। केमिकल बेस्ड में हमारे पृथ्वी को तीन परतों के रूप में बताया गया है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। और मैकेनिकल में बताया गया है पहला लिथोस्फीयर, दूसरा एस्थेनोस्फीयर, तीसरा मीसोस्फीयर, चौथा बायोस्फीयर। तो हमें दो तरीके से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया गया अब तक। स्वेस महोदय ने केमिकल बेस्ड पे आधारित हमारे पृथ्वी को तीन परतों में बांटा। पहले को क्रस्ट, दूसरे को मेंटल, तीसरे को कोर नाम दिया। और मैकेनिकल बेस्ड पे लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बायोस्फीयर इन पार्टों में बांटते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक चार्ट बना करके कि पृथ्वी की संरचनाएं इंटरनल किस तरीके की हैं, आंतरिक संरचनाएं किस तरीके की हैं। तो देखना, स्वेस महोदय ने बताया कि पृथ्वी की तीन परतें हैं। कितनी परतें हैं? तीन परतें। एक परत, दो परत और तीन परत। कितनी परतें हैं? तीन परतें। पहले परत को कोर कहते हैं, दूसरे को मेंटल, तीसरे को क्रस्ट। पहले को कोर, दूसरे को मेंटल, तीसरे को क्रस्ट। कोर को हिंदी में हम लोग केंद्र कहते हैं या नाभिक कहते हैं, कोर या नाभिक। और मेंटल को आवरण कहते हैं, क्रस्ट को भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। देखना, पृथ्वी की तीन परतें, कोर, मेंटल, क्रस्ट। कोर को नाभिक कहते हैं, मेंटल को आवरण कहते हैं, क्रस्ट को भूपर्पटी कहते हैं। जो अगर बात करें तो कोई न कोई चीज़ किसी न किसी मिनरल को मिला के बनाई जाती है। जैसे अपने अगर बॉडी को हम लोग कहें कि बॉडी का जो हमारी संरचनाएं हैं, जो पूरा बना हुआ है, इसमें दो तरीके के हड्डियां और मांसपेशियां दोनों मिला के बनी है। और हड्डी भी अब किसी दूसरे चीज़ से बनी है, मांसपेशियां भी किसी दूसरे चीज़ से बनी है, तमाम तरीके। लेकिन बात करें कि मोटी मोटा तो हमारे जो बॉडी की संरचना है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक हड्डी और दूसरी मांसपेशी। ऐसे ही क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब किसी न किसी चीज़ों से मिल के बने हुए हैं। जो पहला बना हुआ है क्रस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं, क्रस्ट हमारा सियाल से बना हुआ है, जिसे हम लोग सिलिकॉन एल्युमिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन एल्युमिनियम। और मेंटल हमारा सीमा से बना हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं सिलिकॉन मैग्नीशियम। और कोर हमारा नीफे से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? नीफे से। इसे हम लोग कहते हैं निखिल आयरन। अर्थात क्रस्ट हमारा सिलिकॉन एल्युमिनियम के मिनरल से बना हुआ है, मेंटल हमारा सिलिकॉन मैग्नीशियम के मिनरल से बना है, कोर हमारा निखिल और आयरन के मिनरल से बना हुआ है। अब ये जो सियाल, सीमा, निफे होते हैं, इन सब की भी कुछ डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी का मतलब घनत्व। अब डेंसिटी जो होता है सियाल का, वो 2.7 ग्राम पर सीसी होता है, 2.7 ग्राम पर सीसी होता है। और सीमा का जो हमारे पास घनत्व होता है वो 3 से 5 ग्राम पर सीसी होता है। और नीफे का घनत्व 9 से 12 ग्राम पर सीसी होता है, 9 से 12 ग्राम पर सीसी होता है।
अब देखना ग्राम पर सीसी का मतलब है यहाँ पर एक सी का मतलब सेंटीमीटर और एक का मतलब क्यूब होता है। जैसे देखना डेंसिटी निकालने का फार्मूला होता है, डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व निकालने का फार्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। मास का मतलब होता है भार और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। अब यहाँ पे देखें तो डेंसिटी यानी डी मान लीजिए डी को, तो मास का हमारे पास क्या है ग्राम बटा वॉल्यूम कितना है सीसी, यानी इसी को कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे शॉर्टकट में कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ग्राम पर सीसी, यानी एक सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और एक सी का मतलब हो गया क्यूब। इसे ही शॉर्टकट में हम यहाँ पे लिख दें ग्राम पर सीसी। तो हमारे जो सियाल का घनत्व तो वो 2.7 ग्राम पर सीसी, मेंटल का घनत्व तो 3 से 5 ग्राम पर सीसी और नीफे का घनत्व तो 9 से 12 ग्राम पर सीसी होता है। तो ये जो हमारी पृथ्वी बांटी गई है एक केमिकल के आधार पे, ये सब किसका मिश्रण है केमिकल का। सियाल क्या है केमिकल, सीमा क्या है केमिकल, नीफे क्या है केमिकल, यानी कि सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकेल आयरन, ये सब क्या है मैग्नीशियम। तो अगर कोई पूछे हमारा क्रस्ट किसके मिनरल से बना है तो हम कहेंगे सियाल, अर्थात सिलिकॉन एल्युमिनियम। मेंटल किससे बना है सिलिकॉन मैग्नीशियम, कोर किससे बना है निकेल और आयरन। तो ये सब चीज़ें मिला के हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का निर्माण हुआ है, जो कि 3 परतों में, कोर, मेंटल और क्रस्ट। कोर की हिंदी होती है नाभिक, मेंटल की होती है आवरण, क्रस्ट की होती है भूपर्पटी। अगर अब हम लोग इसको एक टेबल के रूप में देखें तो कुछ इस तरीके से टेबल बनाएंगे। आइए देखते हैं टेबल के रूप में भी। देखना अगर टेबल के रूप में हम लोग बना के देखें तो पहला जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्रस्ट, दूसरा हो जाएगा मेंटल, तीसरा हो जाएगा कोर। क्रस्ट को हम लोग कहते हैं भूपर्पटी और मेंटल को कहते हैं आवरण और कोर को कहते हैं केंद्र या नाभिक, केंद्र या नाभिक। क्रस्ट का जो डेंसिटी होता है वो 2 से 9 ग्राम पर सीसी का होता है, इसका होता है 3 से 5 ग्राम पर सीसी का और इसका होता है 9 से 12 ग्राम पर सीसी का। अर्थात कोर का जो घनत्व होता है डेंसिटी 9 से 12 ग्राम पर सीसी का, मेंटल का 3 से 5 ग्राम पर सीसी का, क्रस्ट का 2 से 2.9 ग्राम पर सीसी का। और जो क्रस्ट होता है ये बना होता है सियाल से, और ये जो होता है ये बना होता है सीमा से, और ये जो बना होता है ये किससे बना होता है नीफे से। मैंने बताया आप लोगों को सियाल का पूरा नाम होता है सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा का होता है सिलिकॉन मैग्नीशियम और नीफे का होता है निकेल और आयरन। ये आपका टेबल के रूप में देखा जाए। बात करें अगर क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट यानी भूपर्पटी, वो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है उसे क्या कहते हैं क्रस्ट। इसकी लगभग मोटाई कितनी होती है, तो जो हमारा क्रस्ट होता है उसकी मोटाई जो लगभग है वो 35 से 40 किलोमीटर है। 35 से 40 किलोमीटर, कहीं 50 वगैरह भी लिखा रहता है तो इससे ज़्यादा वो नहीं है, लगभग 35 से 40 किलोमीटर इसका है। और मेंटल का लगभग 40 से 2900 किलोमीटर है, और जो कोर का होता है लगभग 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है। और इसे मोटा लगभग लोग 6400 किलोमीटर याद कर लेते हैं, मोटा लोग इसे 6400 किलोमीटर याद कर लेते हैं। तो ये इसका जो है ये डेप्थ है, क्रस्ट की डेप्थ कितनी है 35 से 40 किलोमीटर, और मेंटल की जो डेप्थ है वो कितनी है 40 से 2900 किलोमीटर, और जो हमारे कोर की डेप्थ है वो 6371 किलोमीटर तक है। मोटा लोग लगभग कह देते हैं कितना 6400 किलोमीटर। तो ये इसकी डेप्थ है, और इसी चीज़ को मैकेनिकल के आधार पे बांट दिया गया है, अर्थात सीधी सी बात कहें तो मंडल में बांट दिया गया है। और जो मंडल में बांटा गया है वो हमारे पृथ्वी की एक छोटा सा अभी जो हमने बनाया था
एक सर्कल, इसे क्या बोलेंगे? कोर। इसके बाद एक बनाए थे, इसे क्या बोलेंगे? मेंटल। इसके बाद एक बनाए थे जिसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रस्ट। अब इन तीनों का एक छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं। ये पूरी एरिया किसकी है? क्रस्ट की। और ये किसकी एरिया पूरी है? मेंटल की। ये पूरा किसका एरिया? कोर का। इसमें से एक छोटा सा, जैसे तरबूज देखे होंगे कभी आप, तरबूज जो होता है बीच में कितना, जैसे जब पूरी तरीके से आप चारों तरफ से ढका होता है, कितना ऊपर का मजबूत दिखाई देता है। और जब उसे चाकू से काटते हैं तो जितना अंदर जाते हैं उतना वो द्रव अवस्था में होते रहता है। ऊपर जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। और जितना चाकू लगा के जितना अंदर जाते हैं उतना आराम आराम से धीरे धीरे कटते हुए चला जाता है। और जब बीच में जाते हैं उसके पूरे, तो पूरा एकदम द्रव टाइप का होता है, वहाँ से एकदम पानी टपकता है। ऐसे ये पृथ्वी का है 3 भाग, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसी को हम लोग तरबूजा समझ के ऐसे बीच से काट लेते हैं और बस ऐसे इसे काट लेंगे और काट के और बस दे देंगे, लो एक कतरा खाओ। ऐसे ही कुछ पृथ्वी का एक हिस्सा हम लोग काट के निकाल लेते हैं। तो कुछ इतना ही अब हम लोग ग्राफ में देखेंगे। देखिए, इसे मिटाते हैं। देखना कुछ ऐसे ही बनेगा। देखना, इसमें हम थोड़ा सा ये हिस्सा उठाने का रीजन अभी आपको बताएंगे। देखना, जो पृथ्वी, जो भी अभी हमने पढ़ा, क्रस्ट है और मेंटल है और कोर, इन सब के 2-2 पार्ट हैं। कोर का जो अंदर वाला पार्ट है इसे कहते हैं इनर पार्ट, यानी इनर कोर। जो इसके बाहर वाला इसे कहते हैं आउटर कोर। और जो इसके ऊपर है मेंटल, अर्थात इसे बोलेंगे इनर मेंटल। और जो इसके ऊपर वाला इसे बोलेंगे आउटर मेंटल। यानी कि जो हमारे मेंटल के 2 परतें, ऊपरी वाली सतह को क्या बोलेंगे? आउटर मेंटल। जो उसके अंदर उसे क्या बोलेंगे? इनर मेंटल। और ऐसे ही कोर के 2 परत हैं। जो ऊपर वाला कोर है उसे बोलेंगे आउटर कोर, जो नीचे वाला उसे क्या बोलेंगे? इनर कोर। और हमारे क्रस्ट के 2 तरीके के क्रस्ट होते हैं। एक को कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरे को कहते हैं ओशियन क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल वाला होता है वो, उसका जो क्रस्ट होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, और जो ओशियन वाला होता है उसकी क्रस्ट बहुत पतली होती है। अब देखिएगा, जैसे हम कह रहे हैं कि इसका हिस्सा हम इतना क्या कर दिए? दबा दिए। मान लीजिए कि आधा हिस्सा किसका हो गया? ओशियन का हो गया। आधा हिस्सा किसका हो गया? ओशियन, यानी महासागर का हो गया। किसका हिस्सा हो गया? महासागर। ये महासागर है और बाकी इधर वाला इलाका हमारा क्रस्ट है। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा मोटा हो गया। और इसका जो देखें तो इतने में तो पानी हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया? महासागर का पानी हो गया, नीचे सतह बच गई। इसे हम क्या कहेंगे? क्रस्ट। तो ये ओशियन क्रस्ट है, ओशियन क्रस्ट। ये लगभग मान लीजिए 3 से 5 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। और जो ये बाकी पूरी डेप्थ है इसे कहते हैं, ये लगभग 35 से 40 किलोमीटर की इसकी डेप्थ है। 35 से 40 किलोमीटर की इसकी डेप्थ, और इसकी डेप्थ 3 से 5 किलोमीटर ही इसकी डेप्थ है। और बाकी सब क्या भरा हुआ है? पानी। और जो ये आपका होता है, ये होता है 35 से 40 किलोमीटर इसकी डेप्थ होती है। और इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो होती है काफ़ी मोटी होती है। सपोज करें कि आपका एक कहीं घर है, ऊंच पर है, और आपके घर के पास कोई तालाब है। तो तालाब से हो रही कि वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, गड्ढा रहेगा उसके नीचे। तो जितना ऊपर आपका घर, उससे कई गुना आपका नीचे गड्ढा खोदा होगा। इसके बाद तब ना पानी उसमें एडजस्ट होगा। ऐसे ही समुंदर है। अब जब समुंदर, महासागर वगैरह तो इतना ज़्यादा गहरा होते हैं, अब उसका जो गहराई जितना गहरा होता है उसकी सतह जो नीचे की बचती वो उतनी पतली होती जाती है। और जो जितना कम होता है
उसकी सतह जो होती है उतनी क्या होती जाती रहती है, मोटी। अब जो मोटी होती है उसको तोड़ना कठिन हो सकता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को तोड़ना क्या हो जाएगा, कठिन होगा, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा मोटी है। लेकिन यहीं पर अगर ओशियन क्रस्ट की बात करें तो इसकी क्रस्ट कितनी, 3 से 5, ये आसानी से टूट जाएगी। अगर मान लीजिए कोई चीज़ है हल्की, काफ़ी पतली है, पलाई ले लीजिए, थोड़ा सा उसका फाड़ लीजिए, थोड़ा सा पलाई का हिस्सा एकदम पतली से, और उसको बस ऐसे पकड़ के ऐसे कर दे, तुरंत टूट जाएगा। लेकिन अगर पूरी पलाई ले लीजिए 4-5 इंच की और उसे पकड़ के तोड़िए, वो टूटेगा जल्दी नहीं टूटे, क्योंकि वो 4-5 इंच वो मोटी हो गई। और वो जो है अभी मैंने कहा उसका थोड़ा सा पतला, मान लीजिए कि 1 इंच का ले लीजिए आप, या आधा इंच का ले लीजिए, और उसे पकड़ के तोड़िए, कुछ देर टूट जाएगी। और ऐसे ही ओशियन की जो क्रस्ट होती है वो काफ़ी पतली होती है, और कॉन्टिनेंटल की क्रस्ट जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है। और क्योंकि ओशियन की आधी से ज़्यादा सतह किस में है, चली गई है, पानी में, इसीलिए तो इसे महासागर कहते हैं। अब नीचे भी इसके क्रस्ट जो वो 3 से 5 किलोमीटर। अब इसी कारण ये जो होती है कि यहाँ पर ये जो पृथ्वी के अंदर से जब कोई चट्टानें वगैरह टूटती हैं, आपस में उन लोगों का टकराव होता है, तो ये बहुत जल्दी से टूट जाती है। और जैसे ही टूटती है सब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा वगैरह बाहर आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी। तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का आना, भूकंप का आना, सुनामी का आना, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ओशियन में ही पाया जाता है, महासागर में ही पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आने का कारण ज्वालामुखी ओशियन में यह है कि ओशियन की जो क्रस्ट होती है वो सबसे पतली होती है, 3 से 5 किलोमीटर लगभग। यही कारण है कि ओशियन में बहुतायत की मात्रा में ज्वालामुखी और सुनामी, भूकंप वगैरह आते हैं, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे बहुत कम चांस में आते हैं। वहाँ आते हैं जहाँ की परत बहुत कम ठोस अवस्था में होती है, थोड़ा सा उसका डेंसिटी बहुत कम होता है, इसके कारण वहाँ पर आ जाते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वगैरह में आता है, लेकिन इस तरीके से आएगा, हिला उला के थोड़ा बहुत चला जाएगा। लेकिन जब ओशियन में आता है तो पूरा दम उफान मचा देता है। तो ये ओशियन की क्रस्ट क्योंकि बिल्कुल बहुत पतली होती है। अब ऐसे ही देखेंगे, नीचे आएंगे तो आप, मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया हो ओशियन क्रस्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ज्वालामुखी ओशियन में आने का कारण क्या है, ये भी आपको पता चल गया हो। तो आने का कारण बस यही है कि उसकी जो ओशियन की क्रस्ट होती है जो वो बहुत पतली होती है। अब देखना, इसमें 2 पार्ट बना गए, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। और बात कर रहे थे हम लोग कि मंडल किस तरीके के बने हैं। तो मंडल के लिए देखिएगा, हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट का पूरा भाग और आउटर मेंटल का आधा भाग, यानी आउटर मेंटल का ऊपरी भाग, इन दोनों को लेकर के मिला करके एक मंडल बनाया गया, जिसे हम लोग कहते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। और इसके नीचे जब चले आएंगे हम लोग, एक और मंडल बनाया गया है, आउटर मेंटल का आधा भाग और इनर मेंटल का पूरा भाग, आउटर मेंटल का आधा भाग और इनर मेंटल का पूरा भाग, इसे मिला के बना दिया गया एस्थेनोस्फेयर। इसी को कहते हैं दुर्बल मंडल या दुर्बलता मंडल, दुर्बल मंडल या फिर दुर्बलता मंडल। और लिथोस्फेयर को कहते हैं अस्थल मंडल, अस्थल मंडल। जहाँ हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, अस्थल मंडल, जहाँ पे लिथोस्फेयर अर्थात ओशियन वगैरह सब किस में पाया जाता है, लिथोस्फेयर में। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं, महाद्वीप भी किस में पाया जाता है, लिथोस्फेयर। महासागर, महाद्वीप दोनों किस में पाए जाते हैं, लिथोस्फेयर में। क्योंकि देखिएगा, यहाँ से मैं यहाँ तक का पूरा हिस्सा किसका है, लिथोस्फेयर का। अर्थात सही, महाद्वीप और महासागर किस में पाए जाते हैं, लिथोस्फेयर। उसके नीचे जब आ जाएंगे, आउटर मेंटल का आधा हिस्सा और पूरा इनर मेंटल, ये ज़्यादा ले लिए क्या, देखना ये ज़्यादा हो गया, आउटर कोर तक चला गया। यहाँ से केवल हमें कहाँ तक जाना है, इनर मेंटल तक।
इस पूरे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर, हिंदी में इसे कहते हैं दुर्बलता मंडल। यही वो मंडल है, तो ज्वालामुखी वगैरह का जो केंद्र है वो दुर्बलता मंडल को मानते हैं, अर्थात स्टेनोस्फीयर को ही केंद्र माना जाता है। तो यहीं से ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, यहीं से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हैं और जहाँ पे पतली सतह पाते हैं और धीरे धीरे ऐसे ऐसे जा करके तुरंत क्या कर देते हैं, विस्फोट कर जाते हैं। और विस्फोट करते ही ये धीरे धीरे फिर किसके रूप में निकलने लगते हैं, लावा के रूप में निकलने लगते हैं। तो जब ज्वालामुखी का क्लास लेंगे तो पूरे उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, कारण क्या होता है उद्गार होने का, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और कितने तरीके से उद्गार होता है इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे जब ज्वालामुखी की क्लास लेंगे तब। अभी फ़िलहाल में इतना समझने के लिए हमारे काफ़ी है कि यही वह मंडल है, अर्थात दुर्बल मंडल, जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गम होता है, शुरुआत यहीं से होता है। और नीचे बच गया हमारा आउटर कोर और इनर कोर, इसको कहते हैं बायोस्फीयर, इसे कहते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। इसे हिंदी में कहते हैं गुरुमंडल। क्या बोलते हैं, गुरुमंडल। तो ये हमारी थी। अब जो गुरुमंडल और यही कोर है, इसका जो लगभग बात करें तो जो इसकी डेप्थ है 6371 किलोमीटर की दूरी है। और जितने पृथ्वी के अंदर हम लोग जाते हैं, जितने पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं उसके हिसाब में तापमान की वृद्धि होती है, तापमान की वृद्धि होती है। जैसे 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान की कमी होती है, ऐसे ही पृथ्वी की अंदर 37 मीटर गहराई तक जाने से 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। अर्थात जब पृथ्वी के अंदर हम लोग 37 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री का तापमान बढ़ जाएगा। अब सोचिए जब 37 मीटर हम लोग नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस हिसाब से अगर हम लोग 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे, 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे लगभग 31 डिग्री तापमान पहुंच जाएगा। अब 30-31 डिग्री जब तापमान वहाँ पे बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी अगर उसके अंदर अगर हम लोग कोई लोहा वगैरह डालेंगे तो तुरंत द्रवित अवस्था में हो जाएगा, वो तुरंत क्या हो जाएगा, गल जाएगा। क्योंकि पृथ्वी के अंदर इतना ज़्यादा तापमान है। अभी केवल 1 किलोमीटर की बात की है हम लगभग, तो 31 डिग्री तापमान बढ़ गया। अब जब 31 डिग्री तापमान बढ़ रहा है और 1 किलोमीटर अंदर जाने पर, तो सोचिए अगर हम 400-500 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा। यही कारण है कि हमारे पृथ्वी पर आज तक हम लोग पृथ्वी के अंदर तक किसी भी डिवाइस को नहीं भेज पाए हैं। पूरे कई वर्षों में अभी तक जो पृथ्वी के अंदर का गड्ढा खोदा गया वो केवल 12 किलोमीटर तक खोदा गया है। कितना खोदा गया, 12 किलोमीटर, जो कि आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में। कहाँ पर, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में, के कोला क्षेत्र में, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक खोदा गया है। और अभी तक इसके लिए, इससे और अंदर जाने के लिए तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी वगैरह का विकास किया जा रहा है। हालांकि देखिए क्या होता है, लेकिन अभी तक केवल कितने किलोमीटर खोदा गया है, 12 किलोमीटर आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में।